प्रिय छात्र छात्राओं, हमने इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों, उसके धर्म संबंधी विचारों आदि के बारे में चर्चा करी है। मैकियावेली को के बारे में कहा जाता है कि वो अपने युग का शिशु था। वैसे तो सामान्यतः सभी दार्शनिकों को तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव सभी दार्शनिकों पर हमें दिखाई देता है, पर मैकियावेली समकालीन वातावरण की छाप मैकियावेली पर हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और इसका कारण ये है कि इटली में 15वीं शताब्दी में यदि वो नहीं होता तो वास्तव में राजदर्शन में उसको जो स्थान प्राप्त है वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। कि तत्कालीन वातावरण और परिस्थितियों पर उसने जो विचार व्यक्त किए उसी के कारण उसे अपने युग का शिशु माना जाता है। मैकियावेली ने अपने युग का ऐसा व्यक्ति था मैकियावेली जिसने परिस्थितियों को समझा और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही उसने उपाय भी दिए। इसलिए हम मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं। इसके और भी हमें कारण बहुत सारे दिखाई देते हैं कि क्यों मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है। कि एक तो शक्तिशाली राजतंत्रों की उसके प्रभाव ये था कि बाद में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई। हम यूरोप में देखते हैं कि उसके बाद में राजतंत्रों की स्थापना हुई, जैसे फ्रांस में, जैसे इंग्लैंड में। तो वो शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना उसके दर्शन का ही प्रभाव हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीयता की भावना, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड में राष्ट्रीयता की भावना अपना ली, जबकि एकता की भावना जबकि इटली में ये भावना नहीं थी। और जब राष्ट्रीयता की भावना आई स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में, तो वहाँ पर एकता की भावना भी उत्पन्न हुई। ये मैकियावेली का ही प्रभाव हम मान सकते हैं। तीसरा जो कारण है कि अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं उसको, पुनर्जागरण। ये काल विवेक, बुद्धि और तार्किकता का काल था। मैकियावेली ने इसी ज्ञान और बुद्धि के प्रभाव उस पर पड़ा और इसी समय उसने जन्म लिया। मध्यकाल के आदर्शों, ज्ञान, साहित्य का अंत हो रहा था मध्यकाल में। प्राचीन आदर्शों में लोगों की रुचि बढ़ रही थी, पोप की सत्ता पे रुचि खत्म हो रही थी। उसका स्थान बुद्धि, विवेक और तार्किकता ने ले लिया था। और ये सब हमें मैकियावेली के दर्शन में दिखाई देता है। फ्लोरेंस इस नवीन संस्कृति का केंद्र बना जहाँ मैकियावेली ने जन्म लिया, तो मैकियावेली पर भी इसका प्रभाव पड़ा। एक, धर्म और नैतिकता के बारे में मैकियावेली के विचार। पोप के विलासमय जीवन, कुकर्मों से लोगों के मन में धर्म के प्रति उस समय आस्था को खत्म कर दिया था। तत्कालीन घटनाक्रम ने भी मैकियावेली के विचारों को प्रभावित करने का प्रयास किया। राजाओं ने नैतिक सिद्धांतों को त्याग दिया। मैकियावेली ने भी राजाओं को सलाह दी कि वे इस नैतिकता के पचड़े में नहीं पड़े। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड में राष्ट्रीय धर्म और नैतिकता से नाता तोड़कर स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई थी वहाँ की सरकारें। इटली में भी मैकियावेली ऐसी राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करता था जो धर्म और नैतिकता के पचड़े में ना पड़े। मानव स्वभाव संबंधी उसकी जो धारणा थी उसके कारण भी उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। कि मैकियावेली ने अपने समय में इटली के शासकों में, नागरिकों में, धर्मगुरुओं में, अधिकारियों में का भ्रष्ट उसने स्वभाव देखा था और आचरण देखा था। इस कारण उसके मन में ये धारणा उत्पन्न हुई कि व्यक्ति एक जानवर है और स्वार्थ में लिप्त है। पोप और राजा में संघर्ष, पोप के षड्यंत्र, ये सारी स्थितियां उसने देखी थी। तो उसके मस्तिष्क पर इस बात की गहरी छाप पड़ी और उसने ये मान लिया कि मानव बहुत स्वभाव से बहुत अच्छा नहीं होता। हमें भले ही मैकियावेली को अपने युग का शिशु हम मान सकते हैं, लेकिन मैकियावेली की विचारधारा में हमें बहुत सारी कमियां भी दिखाई देती है। कि सबसे बड़ी कमी जो मैकियावेली की विचारधारा में हमें दिखाई देती है वो है कि उसकी अध्ययन पद्धति की त्रुटियाँ। कि उसकी पद्धति दोषपूर्ण थी। वह इतिहास का अध्ययन करके सही निष्कर्ष निकालने और सिद्धांतों को मुखरित करने का उसने कभी प्रयत्न नहीं करता था, बल्कि वह तो पर्यवेक्षण के आधार पर सिद्धांत पहले ही बना लेता था और उसकी पुष्टि के लिए फिर वो इतिहास का सहारा लेता था। तो ऐतिहासिक पद्धति का जिस रूप में उसने अपनाया
वो रूप गलत है। उसका मानव संबंधी दोष भी है, मानव स्वभाव संबंधी दोष है। मानव के गुण दोष दोनों पर उसने एकांकी अध्ययन किया। उसने उसके मानव स्वभाव का जो उज्ज्वल पक्ष था उसकी अवहेलना की। मानव स्वभाव संबंधी उसका दृष्टिकोण असंगतिपूर्ण रहा। एक और तो मानव स्वभाव उसने खराब माना, दूसरी ओर उसका ये भी कहना था कि राष्ट्रों के रूप में संगठित होकर मनुष्य ऐसे अधिकार के साथ बोल सकते हैं जिसकी तुलना ईश्वरी वाणी से की जा सकती है। मतलब एक तरफ तो उसने ये कहा कि मानव स्वभाव अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ उसने उसके अच्छे स्वरूप की भी कल्पना की, जो कि उसके जो दर्शन है उसमें हमें सम एकता का हमें भाव नहीं मिलता। एक उसके विचारधारा में कमी थी। राजनीति में नैतिकता की उसने उपेक्षा की। राजनीति के क्षेत्र में धर्म और नैतिकता की उपेक्षा करके उन्हें साथ रखने की बजाय राष्ट्र का हित साधने वाले साधन के रूप में उसने उसको प्रस्तुत किया। तो उस प्रकार उसने भ्रष्ट राजनीति को एक तरह से क्या कर दिया, प्रमाणीकृत कर दिया। राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्न की उसने उपेक्षा की। राजनीतिक विज्ञान के मूलभूत जो प्रश्न थे, राज्य का स्वरूप क्या है, संप्रभुता क्या है, उद्देश्य क्या होने चाहिए, शासक के विभिन्न शासन के क्या कौन कौन से विभिन्न अंग हैं, उन पर उसने अध्ययन नहीं किया, उन पर विचार नहीं किया। उसने सिर्फ किस पर विचार किया, जो भ्रष्ट राजनीति थी उस पर उसने ज़्यादा विचार किया। अवसरवादी राजनीति का प्रणेता हम उसको मान सकते हैं कि राजा को अवसरवादी बनने की सलाह दी, जिस नैतिकता और नैतिकता की परवाह नहीं करके अपना काम इसको कर लेना चाहिए। मतलब उसको ये परवाह नहीं करना चाहिए कि कौन सा काम नैतिक है और कौन सा काम अनैतिक है, बल्कि उसे अपना काम निकालना चाहिए। येन केन प्रकार उसे अपना काम निकालना चाहिए। उसके दर्शन में आदर्शवादिता का हमें नितांत अभाव मिलता है। एक राजनीतिज्ञ में यथार्थवादिता के साथ साथ हम एक ये भी अपेक्षा करते हैं कि उसके द्वारा किसी न किसी रूप में किसी आदर्श को प्रतिष्ठित किया जाए, लेकिन मैकियावेली के दर्शन में हमें इसका अभाव दिखाई देता है। एक और उसकी आलोचना की जाती है कि दोहरे नैतिक मापदंड का उसने प्रतिपादन किया। राजनीति व राजनीतिज्ञ और नागरिक दोनों के लिए उसने अलग अलग मापदंड माने। नागरिक के लिए उसने कहा कि उसका अच्छा आचरण होना चाहिए, उसको अच्छा आचरण करना चाहिए, और राजनीतिज्ञ के कार्य क्षेत्र हेतु उसने कहा कि जैसा राजनीतिज्ञ करना चाहे वैसा कर सकता है, उसी पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। वो नैतिकता के पचड़ों में न पड़े, बल्कि वो तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर अपना कार्य करे। मैकियावेली की देन क्या है कि राजनीतिक विज्ञान में मैकियावेली की क्या देन है। मैकियावेली राजनीतिक सिद्धांतवादी नहीं था। उसने शासन तंत्र के बारे में ज़्यादा लिखा, राज्य के बारे में उसने कम लिखा। उसकी महत्वपूर्ण देन हम ये मान सकते हैं कि उसने राज्य को प्रगतिवादी बनाया, व्यक्ति का लक्ष्य अपना विकास करना बताया। उसने कहा कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, अपना विकास करना, राज्य को प्रगतिवादी होना चाहिए। तो एक ये मैकियावेली की देन हम मान सकते हैं। दूसरी देन हम मान सकते हैं कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता के पचड़ों से मुक्त कर दिया, क्योंकि मध्यकाल में जो धर्म के आधार पर धर्म और राजनीति में हमेशा संघर्ष हुआ, जिसमें ईश्वरीय सत्ता को कभी प्रमुखता दी गई, कभी राजा को प्रमुखता दी गई। लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को धर्म के बंधनों से मुक्त करके ये कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही शासक को व्यवहार करना चाहिए, धर्म के पचड़े में उसको नहीं पड़ना चाहिए। यथार्थवादी, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण उसे हम कहते हैं कि धूर्त है था, वो संस्कार नहीं थे उसमें, वो अवसरवादी था। पर वास्तविकता यही थी कि उस समय जो शासक वर्ग, उसने वही सब लिखा अपने दर्शन में जो उस समय शासक वर्ग कर रहा था। उसने तो वास्तविक और तत्कालीन परिस्थितियों का क्या किया, को सामने रखा। उसने उसी का अपने दर्शन में उसी का निरूपण किया जो शासक उस समय करते आ रहे थे। इसलिए ये कहना कि वो धूर्त था, वो संस्कारी नहीं था, ये गलत है। बल्कि वास्तविकता यही है कि उसने तत्कालीन परिस्थितियों का सटीक अध्ययन प्रस्तुत किया। धन्यवाद।